हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्यूल के बारे में, हेनरी फ्यूल के कंट्रीब्यूशंस के बारे में और उनके मेजर 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेनरी फ्यूल के बारे में। हेनरी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर और डायरेक्टर थे माइंस के। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हीं सब को फ्यूलिज्म कहा जाता है। हेनरी फ्यूल के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ 1841 में। उन्होंने 1816 में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एज ए इंजीनियर कोल माइन कंपनी में काम करने लगे। 1888 में उनको कंपनी का एमडी बनाया गया, और जब वो उस कंपनी में एमडी बने तो उस समय कंपनी की जो सिचुएशन थी वो इंसॉल्वेंसी की थी, बहुत खराब कंडीशन थी। हेनरी फ्यूल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाइड किया और कंपनी को उस खराब सिचुएशन से अच्छे सिचुएशन में ले आए। 30 साल बाद जब वो कंपनी से रिटायर हुए, उस समय कंपनी लीडिंग कोल स्टील कंपनी थी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। उन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंड की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट थी और टेलर के अप्रोच से बिल्कुल अलग थी। 1916 में उन्होंने बुक पब्लिश की जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें थ्योरेटिकल प्रिंसिपल थे एडमिनिस्ट्रेशन के कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। हेनरी फ्यूल फेमस है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और थॉट्स के लिए। आज हम यहाँ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और हेनरी फ्यूल के मेन कंट्रीब्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हेनरी फ्यूल ने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स को अलग अलग बताया। उन्होंने कहा कि मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो अलग होती हैं, टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कंट्रीब्यूशंस को बेसिकली हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसको स्टडी कर सकते हैं। हेनरी फ्यूल ने बिजनेस एक्टिविटीज़ को अलग अलग बताया कि कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। एक मैनेजर की मैनेजरियल क्वालिटीज़ कौन कौन से होती हैं वो उन्होंने अलग बताया, और 14 मेजर प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया, और मैनेजमेंट के फंक्शंस को बताया कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। हेनरी फ्यूल ने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 6 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है टेक्निकल, दूसरा कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजिंग। सबसे पहला है टेक्निकल। टेक्निकल एक्टिविटीज़ में उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होगी, टेक्नोलॉजी कब अपग्रेड होगी, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम टेक्निकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लेके आते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के अंदर आप लोग जानते हैं बाइंग, सेलिंग और सारे एक्सचेंज फंक्शंस को बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया गया। तीसरा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब आप जानते हैं कि फाइनेंस क्या है, कैपिटल। बिजनेस में जो कैपिटल लगाया जाता है उसका ऑप्टिमम यूज़ किस तरीके से हो, वो सारे एक्टिविटीज़ हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लेके आते हैं। चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ मैन एंड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, एसेट्स हो, जो भी हो, उनका हम प्रोडक्शन किस तरीके से करें, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसको हम ध्यान रखेंगे सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम जो भी फर्म है, कंपनी है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन याद करेंगे। और मैनेजरियल फंक्शंस एक्टिविटीज़ में हम प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारे फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल क्वालिटीज़। एक मैनेजर में कौन सी मैनेजरियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको हेनरी फ्यूल ने 6 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल और एक्सपीरियंस से। पहला है फिजिकल। कोई भी मैनेजर अगर फिजिकली हेल्दी नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से मेंटल है, अगर कोई भी मैनेजर उसके अंदर नहीं है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ को एनालाइज और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की उसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से मोरल है, अगर किसी का मोरल हाई हो, एकदम एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा विलिंगनेस हो, तो वो काम अच्छे से कर सकता है। उसी तरीके से एजुकेशनल हो, एक मैनेजर को कम से कम जो भी मैनेजरियल
स्टडीज़ हैं उनको तो कम से कम एक बार करना चाहिए। जैसे आज के लाइफ में आप देखते हो कि मैनेजरियल क्वालिटीज़ के लिए एजुकेशनल क्वालिटीज़ जो है वो MBA या इसी तरीके कोई BBA इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मैनेजरियल क्वालिटीज़ में टेक्निकल में क्या है, बिजनेस और फंक्शंस को, जो शॉप लेवल फंक्शंस हैं उनको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई भी मैनेजर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। और अब मेन पे आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है कि फेल के 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब है। तो 14 प्रिंसिपल को मैंने एक शॉर्ट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ये कहीं दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है ताकि आप आसानी से 14 प्रिंसिपल्स को समझ सकें। तो ये मैंने बनाया है जिसका नाम है दादू अस आरसी सोई टाई। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का क्या मतलब है, जैसे सबसे पहले आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। ये TT है, ये लॉ एक्सपर्ट है, ये बिजनेसमैन है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये मैनेजर। तो सभी लोग अलग अलग चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता और एक इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के काम होता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम कोई भी लेबर नहीं कर सकता और लेबर का काम कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कर सकता। यानी सभी लोगों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। इसीलिए जो व्यक्ति जिस काम में माहिर हो उसको वही काम दिया जाना चाहिए। यही है डिवीज़न ऑफ वर्क। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके। इसको हम डिवीज़न ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लास है और ये स्टूडेंट है और ये टीचर। इतने सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के ऊपर है, लेकिन अगर इस टीचर के पास ये अथॉरिटी ही ना हो कि वो इन सारे बच्चों को डांट सके या पनिश कर सके, अगर वो कोई इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, क्लास में अगर कोई अभद्रता कर रहा है या फिर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके पास अगर ये अथॉरिटी ही ना हो कि वो उन बच्चों को शांत करा सके, पनिश कर सके, तो ऐसे अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहता है कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से आप करिए। आप जो भी आपको बोला जा रहा है उसको मानिए। जो एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया गया रहा है उसको मानना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल को। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग डिसिप्लिन हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, कोई भी डिसिप्लिन को तोड़ नहीं रहा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्डर रिसीव करते हैं वो सिर्फ वन सुपीरियर से करे, सिर्फ एक व्यक्ति से होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी को ऑर्डर दूंगा तो सिर्फ मेरे द्वारा ही वो ऑर्डर दिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति को 4 लोग ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 लोग बैठे हैं और इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर जो होता है वो एक व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, तो वही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, किसी और से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि परचेज मैनेजर का अलग ओपिनियन हो, अलग टारगेट हो, सेल्स मैनेजर का अलग हो और सारे एम्प्लॉय का अलग ऑब्जेक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे अगर मान लीजिए 2017 में अगर किसी कंपनी की ये ऑब्जेक्टिव है कि उसको 2018 तक अपने प्रोडक्शन का 10% तक इंक्रीज करना है, तो सभी लोग का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे एम्प्लॉय का, सारे जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर मैनेजमेंट है, सभी लोगों का यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि एक डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। इसे लिखा गया है कि ईच ऑफ
ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल से। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए दो तरीके के इंटरेस्ट हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता हो, यानी उसको ज़्यादा रेम्युनरेशन चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए, इसलिए काम कर रहा हो। दूसरा होता है जनरल इंटरेस्ट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होता है, यानी कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय के सामने उनकी खुद की इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट टैली करती हैं, आपस में सामने आ जाती है। तो ऐसे में एम्प्लॉय को कौन से प्रेफरेंस इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए ज़्यादा इंटरेस्ट करना। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सभी लोग जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, यानी वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के इसके लिए काम करें। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन कम हो रही है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का अपना इंटरेस्ट हो सकता है कि उसको सोना है, वो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यही कहता है कि अगर अपनी इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट कभी टैली करें तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के पीछे जाना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने लिए। नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है कि जो भी रेम्युनरेशन मिल रहा है एम्प्लॉय को वो फेयर होना चाहिए, यानी कि सेम लेवल पे अगर दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो दोनों की जो रेम्युनरेशन है वो सेम होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर एक्स को ज़्यादा मिले और मिस्टर वाई को कम मिले। रेम्युनरेशन शुड बी फेयर। नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी डिसीजन टॉप लेवल अथॉरिटी का होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ढेर सारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्या है? एक व्यक्ति के पास है, यानी वो ऑर्डर दे रहा है और बाकी सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन का मतलब क्या है? जो लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो ऑर्डर ऊपर से, ये ऑर्डर ऊपर से नीचे होना चाहिए और रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर होना चाहिए, इसी को हम लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी, जो ऑर्डर होना चाहिए वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि जी को ऑर्डर देना है तो सबसे पहले ए डायरेक्ट जी को नहीं देगा। ए टॉप अथॉरिटी क्या है? अपने लोअर को देगा, फिर वो उसके लोअर को देगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर फाइनली वो जी के पास जाएगा। और इस तरीके से कम्युनिकेशन क्या है? एक चेन को फॉलो करेगी, यानी कि एक सीक्वेंस को फॉलो करेगी, कोई भी आगे पीछे इंस्ट्रक्शन नहीं किए। इसी तरीके से रिक्वेस्ट क्या है? नीचे से ऊपर तक जाएगी, एक एक स्टेप करके जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। अगर इसमें मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़रूरी, इंस्टेंट ज़रूरी है, तो वहाँ पे एक ब्रिज यूज़ किया जाता है जिसका नाम है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है तो आप डायरेक्ट F से P तक इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकते हो और E से O तक कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसी लेवल पे होगा। यानी अगर सेम मान लीजिए परचेज मैनेजर, तो ये सेल्स मैनेजर को दे सकता है, यानी मैनेजर और मैनेजर यानी सेम पोस्ट पे सेम लेवल पे ही आप फ्लो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। ऐसा नहीं कि परचेज मैनेजर डायरेक्ट टॉप अथॉरिटी CEO CFO या COO को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, ऐसा नहीं। सेम लेवल पे अथॉरिटी होगी तभी वो क्या नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश से नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन। यहाँ पे आप देखें, सिस्टमेटिक ऑफ मैन, मटेरियल और मशीन, यानी जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय को यूज कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक सेंटर होना चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का आप देखें, सबसे पहले टॉप अथॉरिटी होता है, उसके बाद क्या मिडिल लेवल में अलग अलग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर और अकाउंटिंग मैनेजर या जो भी है। उसके नीचे, हर के नीचे क्या है? एम्प्लॉयज़ हैं।
तो एक ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि जो भी मैन मटेरियल या भी जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ शेयर से नहीं है, इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी, इक्वल, यानी जितने भी मैनेजर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इक्वल यानी बहुत दया और इस तरीके से बिहेव करेंगे, सबको इक्वल मानेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है तराजू, तो सभी एम्प्लॉय को वो इक्वल मानेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि दो एम्प्लॉय हैं तो वो किसी को ज्यादा और किसी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर का मतलब होता है ड्यूरेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो ड्यूरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि अवेलेबिलिटी एम्प्लॉय की हमेशा होनी चाहिए। आप जल्दी जल्दी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकालना चाहिए, और एक पर्सनल प्लानिंग होना चाहिए जो इंश्योर करे कि अगर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है तो उसको समय से वो फिल कर सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की कमी ना हो सके। उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, इनिशिएटिव ले कि हाँ मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैनेजर को हमेशा एक ये प्रयास करना चाहिए, इनिशिएटिव देना चाहिए कि अगर कोई काम करना चाहता है, कोई एग्जीक्यूट करना चाहता है प्लानिंग को, तो उसको वो प्रमोट करे। नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प्स। देखिए इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति। जैसे आप जानते ही हैं, पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अकेला एक लकड़ी कुछ नहीं कर सकता, और गट्ठर जो बंडल ऑफ जो वुड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी एकता में शक्ति है, यही कहते हैं। यानी सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है अच्छे से काम कर सकता। स्पिरिट डे कॉर्प्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी जो स्पिरिट है, जो आपके एनर्जी है वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको आसानी से हम